हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल होगा वो वीमेन से रिलेटेड होगा। यूपी स्टेट में रेगुलर वीमेन्स के खिलाफ में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशली अगर यूपी की बात की जाए, ऑल इंडिया में सेम ऐसा ही हो रहा है। यूपी में अभी एक दो केस ऐसे सामने आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थे, तो उससे रिलेटेड हम वीमेन से संबंधित कुछ कानून को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा वो इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर के होगा। काउंटर कोएर्सिव जो स्ट्रेटजी है इंडिया ने अपनाई है ईस्टर्न लद्दाख को लेकर के, उसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम हमारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया कि गवर्नमेंट उस पर काम कर सकती है और अब नया हमारा जो पार्लियामेंट है उसका निर्माण किया जा सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो वीमेन से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में यूपी जो स्टेट है वहां पर पहले उन्नाव केस आया, फिर हाथरस केस आया और अब आया है बदायूं केस। बदायूं में क्या हुआ है, एक 50 साल की आंगनवाड़ी वर्कर थी और उस आंगनवाड़ी वर्कर जो रात में मंदिर गई थी, उसके साथ में क्राइम होता है, रेप होता है, उसको इतनी बुरी तरीके से इंजर किया जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो यहां पर आती है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो बना हुआ है, उसकी एक मेंबर आती है, वहां पर विजिट करती है और उनका जो सबसे बड़ा बयान आता है वो ये आता है कि महिला को रात में नहीं निकलना चाहिए था। वो कमीशन जो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों के लड़ने के लिए जिसको बनाया गया था, अगर उसी की ही एक मेंबर ऐसे सवाल पैदा करे, ऐसी रिमार्क्स करे, तो बहुत बड़ी जो कंडीशन है महिलाओं की वो और ज्यादा खराब हो जाती है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है, देखो 2012 में निर्भया केस होता है, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस हुआ। उस केस के बाद में जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी और उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी। उस कमेटी ने बोला था कि हमारे यहाँ पर जो महिलाओं के लिए जो केस होता है, जो स्पेशली जो केस होते हैं, वो होता है पैट्रियार्कल, मतलब पितृसत्तात्मक जो माइंड होता है ना लोगों का, वो चेंज नहीं हो पा रहा है। महिलाएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना काम कर रही है, इतना आगे जा रही है, हर वर्क एरिया में महिलाएं बहुत आगे हैं, लेकिन जो पितृसत्तात्मक जो सोच है लोगों की, वो चेंज नहीं हो रही है। तो इस आर्टिकल के थ्रू ये बताया जाना है कि जो भी जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और हमारे यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति, कुछ दिनों पहले ही डाटा आए थे कि एक पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों की। तो हमारे यहाँ पर जो पुलिसिंग की जो समस्या है, कम जो पुलिस है उनकी जो संख्या है, नंबर्स हैं, उनको इंक्रीज करना चाहिए। जो भी 2012 के बाद में, निर्भया केस के बाद में जो भी कानून बने थे, उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और लोगों की जो पितृसत्तात्मक जो सोच है उसको चेंज किया जाना चाहिए। देखो, लास्ट में यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं। 2019 में एनसीआरबी डाटा दिखाए थे। एनसीआरबी क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, उसने अपने डाटा शो किए थे कि इंडिया में हर दिन 88 रेप केस दर्ज होते हैं। ये तो दर्ज होते हैं, ठीक है। और यूपी सेकंड हाईएस्ट नंबर है, जहां पर 3065 केस साल के दर्ज होते हैं। तो ये केस तो दर्ज होते हैं। इसके अलावा ऐसे केस भी हैं जो समाज की सोच से बचने के लिए दर्ज ही नहीं होते हैं। तो आप काउंट नहीं कर सकते कि रियल में कितने केस होते हैं। लेकिन जो रियल में अगर ये डाटा को भी माना जाए ना, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक डाटा है। इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। सेकंड, इसमें बताया गया है कुछ और डाटा है कि देखो 2019-20 में हमारे यहाँ पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डाटा, उसमें बताया गया है कि 2019-20 में जो महिलाओं की संख्या थी वर्कफोर्स में, वो 10.7% थी। लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से ज़्यादातर महिलाओं ने अपनी जॉब खो दी। अब क्या होता है कि नवंबर 2020 आता है, ज़्यादातर पुरुषों ने भी जॉब खाई थी। इस पैंडेमिक में ज़्यादातर पुरुषों को मिल जाती है उनकी जॉब वापस, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको जॉब वापस नहीं मिल पाती। तो ये एक सोच है जिन्होंने महिलाओं को वापस जॉब पर नहीं रखा, लेकिन पुरुषों ने इजीली जॉब वापस गेन कर ली। दूसरा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर महिलाएं हमारी इकोनॉमी में रेगुलर इक्वल पार्टिसिपेट करें ना, तो हमारी जीडीपी जो है वो 27% तक ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। देखो, ये जो डाटा होते हैं ना, ये जो
कुछ कुछ डाटा आते हैं, इनको आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। अभी मेंस का एग्जाम चल रहे हैं, आज जीएस फर्स्ट पेपर हो गया है, आप देख सकते हो उस पेपर में कि डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा गया है। अब बहुत सारा जब पढ़ोगे ना, बहुत सारा जब पढ़ोगे तो उस पढ़ने में, जब बहुत सारा हम पढ़ते हैं तो उस पढ़ने में ही कुछ डाटा होते हैं, उनको आप अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करो, उसमें उस रजिस्टर में वो सारे डाटा एक साथ रखो, ताकि जब आप मेंस लिखोगे तो वो सारे डाटा आपके साथ में एक जगह कंपाइल होंगे, आपको अलग अलग जगह भागना नहीं पड़ेगा। तो इन डाटा को आप मेंस में, जीएस पेपर में और ऐसे में स्पेशली इनको यूज कर सकते हो कि कितनी महिलाओं की पार्टिसिपेशन है हमारे वर्कफोर्स में, और कितनी महिलाओं ने जॉब खोदी और कितनी महिलाओं को जॉब मिली है। लास्ट में इस आर्टिकल में बोला गया है कि 2021 चल रहा है, ये शर्म की बात है कि महिलाओं को ये बोला जा रहा है कि आप घर के अंदर रहो, बल्कि महिलाओं को कहाँ जाना चाहिए, चांद पर जाने की बात की जानी चाहिए महिलाओं के साथ में। सेकंड जो हमारा आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना की काउंटर कोर्सिव स्ट्रेटजी को लेकर के है। देखो, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि दो जो बड़ी पावर्स हैं उनके बीच में रेगुलर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ यूएसए है और एक तरफ चाइना है। चाइना जो है वो बनना चाहती है सुपर पावर, और यूएसए पहले से एग्जिस्ट करती है, तो दोनों के बीच में चलता है प्रॉब्लम। अब जो मिडिल इकोनॉमी है ना, मिडिल पावर से, जैसे इंडिया जैसे देश, उनके लिए ये अच्छा टाइम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस यूएसए की तरफ बढ़ता जा रहा है, इससे चाइना को होती है प्रॉब्लम। चाइना काउंटर करना चाहता है इंडिया को। चाइना क्या करना चाहता है कि जो मिडिल जो पावर्स है इनको रोका जाए, ताकि यूएसए की तरफ जो उनका जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उसको कम किया जा सके। इसी का एक प्रकार चाइना ने अपनाया। चाइना ने जब पेंडेमिक चल रहा था, पूरा वर्ल्ड जब पेंडेमिक से लड़ रहा था, चाइना ने क्या किया, हमारे ईस्टर्न वाले लद्दाख वाले एरिया में अपनी आर्मी को, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसको वहां पर अपॉइंट कर दिया। अब वहां पर चाइना ने अपॉइंट कर दिया और किसका यूज किया, चाइना ने यूज किया जो अलेक्जेंडर एल जॉर्ज की एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं कोएर्सन थ्योरी। कोएर्सन थ्योरी में क्या होता है, कोएर्सन थ्योरी में एक डिप्लोमेसी में काम की जाती है इस तरह की थ्योरी। इसमें शुरुआत में स्क्रू को आप हल्का सा, एक ग्रेजुअल टर्निंग ऑफ द स्क्रू, थोड़ा सा टर्न करना है, उसके बाद में ट्राई एंड सी, और फिर आपको देखना है, फिर एक टैसिट अल्टीमेटम देना है और फुल फ्लेज्ड अल्टीमेटम देना है। ये सारी चीजें होती हैं इस कोएर्सिव डिप्लोमेसी में। क्या किया उन्होंने इंडिया को पहले जो लद्दाख वाला रीजन है ना, उसमें अपना हमला स्टार्ट किया, वहां पर थोड़ा आगे से बढ़े, हमारी जो सीमा है उसमें थोड़ा सा उन्होंने अंदर तक एंटर किया, इस डिप्लोमेसी को यूज किया। अब उनको लगा कि ऐसा यूज करके फिर उन्होंने देखा कि देखते हैं कि इंडिया का क्या होता है। इससे क्या होता है कि शुरुआत में जब आप किसी की सीमा में घुस रहे हो तो सामने वाला देश क्या करेगा, दो तरीके से रिएक्ट करेगा। क्या तो वो रिवर्स में आपके ऊपर आक्रमण करेगा, या फिर क्या करेगा, चुपचाप सहन करेगा। तो अगर इंडिया पहले की तरह होता तो हो सकता है इंडिया भी चुपचाप बैठता, यूएन में इस मुद्दे को लेकर के जाता, बहुत लंबा खींचता, शांति वार्ता चलाता। लेकिन इंडिया ने रिवर्स किया। रिवर्स कैसे किया, इंडिया ने भी अपनी सेना लद्दाख वाले रीजन में बढ़ा दी। जितनी उन लोगों की सेना थी चाइना की, उतनी ही जो मतलब अपनी सेना है वो वहां पर बढ़ा दी, और वहां का बढ़ा करके क्या किया कि चाइना को काउंटर करने की कोशिश की। इसके अलावा जो हमारी एयरफोर्स है उसकी भी पावर्स को वहां पर दिखाया कि हमारे पास भी जो वेपन्स हैं वो काफी ज्यादा है। चाइना ने क्या किया, शुरुआत में स्क्रू को थोड़ा सा अंदर घुसे हमारी बाउंड्री में, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने वीडियो वायरल कर दिए। उन्होंने बोला कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा आर्मी है, बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स हैं, हम जीत सकते हैं, हम किसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। फिर नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में लिया, पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लिया चाइना ने, और जो वहाँ का जो मैप आया उसमें हमारा कश्मीर वाला रीजन, स्पेशली नेपाल का जब मैप आया तो हमारा उत्तराखंड का जो काला पानी वाला रीजन है वो नेपाल ने अपने मैप में दिखाया, कश्मीर वाला रीजन पाकिस्तान के मैप में आया। चाइना ने खुद हमारा मैप एक शो किया, उसमें क्या होता है कि उसने कश्मीर वाले रीजन को हमारे यहाँ दिखाया ही नहीं। इंडिया ने इसके ऊपर क्या किया, अपना विरोध प्रदर्शन किया कि कैसे नहीं दिखाया आपने। तो बाद में उन्होंने अपनी इस चीज के लिए गलती मानी। तो देखो,
ये सब क्या होती है कि बिना युद्ध के जब आप किसी देश को अपने अंडर करना चाहते हो ना, तो ये होती है वो डिप्लोमेसी। सेम इसी तरीके की डिप्लोमेसी क्या हुआ था कि 2001 में जब यूएसए में रेगुलर बॉम्ब अटैक हो रहे थे, तो उनको लग रहा था कि ये सब कुछ, उनको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है ओसामा बिन लादेन के द्वारा। उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है, अफगानिस्तान में है। उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर उस समय शासन था तालिबान का, तालिबान को प्रेशराइज किया कि हमें आप ओसामा बिन लादेन दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर अटैक करेंगे। अब हालांकि ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान ने नहीं दिया, तालिबान ने नहीं दिया ओसामा बिन लादेन को। बाद में जो अमेरिका की जो सेना है वो घुसपैठ करती है और तालिबान को वहां से हटाती है और अपने हिसाब से वहां की गवर्नमेंट को चूज करवाती है। तो ये कोवर्सिव स्ट्रेटजी है। सेम इसी तरीके से चाइना ने हमारे साथ खेला। अब देखो ऐसे समय में क्या होता है कि आप कौटिल्य और जो चाइना के एक बहुत बड़े पॉलिटिक्स थ्योरी दी थी तुसु जू, उन्होंने भी सेम इसी तरीके की बात माना है कि आप बिना युद्ध लड़े भी आप युद्ध जीत सकते हो। कैसे? देखो इंडिया ने युद्ध लड़ा ही नहीं, चाहता तो इंडिया क्या करता, देखो उन्होंने यहाँ पर आर्मी भेजी, इंडिया उनके ऊपर रिवर्स बैक करता, आक्रमण करवाता, तो क्या होता, हो सकता है कि छोटा मोटा युद्ध होता या फिर हो सकता है कि बहुत बड़ा युद्ध भी हो सकता था। इंडिया ने खेला इंडिया ने उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया, उन्होंने अपनी आर्मी अपॉइंट की, वहां पर डिप्लॉय की, इंडिया ने भी अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी। इंडिया ने अपनी आर्मी डिप्लॉय करके, जो चाइना ने जो वीडियो वायरल किए थे ना कि इंडिया की आर्मी में इतना दम ही नहीं है कि हमें जीत सकती है, तो ये हमारी इंडिया की ना सिर्फ आर्मी ने बल्कि हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, उन्होंने भी काफी अपनी मैच्योरिटी इस समय में दिखाई, कुछ भी उल्टा सीधा बयान नहीं दिया, एक मैच्योरिटी वाले वे से उन्होंने तरीके से बात की कि अगर हम पहले किसी पर आक्रमण करेंगे नहीं, लेकिन अगर सामने से आक्रमण होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब उससे क्या होता है, चाइना को लगता है कि नहीं काम चलने वाला है और चाइना पीछे हट जाता है। जैसे ही चाइना पीछे हटता है, कुछ समय के बाद में इंडिया भी पीछे हट जाता है। तो देखो 1965 के समय में ऐसा ही हुआ। 1965 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया, बोली मैं तो कश्मीर को जीतना चाहता हूं। अब वो कश्मीर को जीत तो नहीं पाई, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने युद्ध शुरू किया था ना, वो उसको आप गेन ही नहीं कर पाए, उस एम को, उस टारगेट को। तो एक तरीके से आपकी हार ही तो हुई ना। इंडिया, वैसे देखो 1965 का जो युद्ध है उसमें किसी की हार और जीत डिसाइड नहीं हुई थी, लेकिन जब आप उस युद्ध को जीत ही नहीं पाए, जिस टारगेट के लिए आपने युद्ध किया था वो जीत ही नहीं पाए, तो एक तरीके से इंडिया की जीती हुई ना। भाई वो जिस टारगेट को लेकर आए थे कि हमें कश्मीर लेना है, इंडिया ने उनको कश्मीर दिया नहीं, तो मतलब उनका जो टारगेट था उसको खत्म कर दिया, तो जीत एक तरीके से इंडिया की हुई। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि आप युद्ध करके किसी एरिया को जीतो। इस समय में, वर्तमान समय में आपको अगर युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ने से पहले आपकी पावर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके वेपन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी आर्मी के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर इन सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप जो कोएर्सिव स्ट्रेटजी चाइना अपना रही है उसका आप काउंटर करके इसी तरीके का काम कर सकते हो और युद्ध को बिना हुए ही आप एक तरीके से जीत सकते हो, तो इससे अच्छा तो कोई डिप्लोमेसी हो ही नहीं सकती है। चाइना क्या करने वाली थी, चाइना और इंडिया की काफी लंबी सीमा मिलती है। चाइना स्टार्टिंग में करती किस एरिया में, लद्दाख वाले एरिया में, फिर वो अरुणाचल वाले एरिया में घुसती। सेम इसी तरीके से वो इंडिया को, अगर इंडिया पैनिक बटन यूज करता, पैनिक बटन कि ये तो गलत हो गया, अब इंडिया क्या करेगा, अब इंडिया यूएन को इसमें लेकर के आएगा, और इंडिया अगर मैच्योरिटी नहीं दिखाता तो हो सकता है कि चाइना हमारे बहुत सारे एरिया पर अब तक कब्जा कर चुका होता। तो ये जो काउंटर कोवर्सिव स्ट्रेटजी जो इंडिया ने अपनाई है, ये बहुत ही शानदार तरीके से काम की और इंडिया के लिए काफी अच्छी है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो हमारी जीडीपी को लेकर के है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अभी कुछ डाटा रिलीज किए थे, उन्होंने ये बोला है कि पिछले 12 महीने की तुलना में अगर बात की जाए तो मार्च में जो हमारे 12 महीने खत्म होंगे, हमारा एक साल होएगा, उसमें हमारी जो जीडीपी है वो 134.4 लाख करोड़ की होएगी, और पिछले साल की तुलना में अगर बात की जाए तो 7.7% कॉन्ट्रैक्ट हो गया है हमारी जीडीपी का।
देखो शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन लगा था तो अप्रैल से सितंबर पीरियड में ही 16% की हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन ये तो बाद में जब लॉकडाउन हटा है और दोबारा से इकोनॉमी में बूस्टअप आया है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ने दोबारा अपवर्ड मूवमेंट किया है। हमारी इकोनॉमी आफ्टर मार्च अप्रैल के बाद में जैसे ही लॉकडाउन लगा था बिल्कुल डाउनवर्ड चली गई थी, उसके बाद में अब अपवर्ड आना स्टार्ट हो गई है, मतलब वी तरीके से हमारी इकोनॉमी ने मूव किया है। तो देखो वैसे पिछले साल की तुलना करें तो काफ़ी कम है, लेकिन जिन परिस्थितियों से पूरा वर्ल्ड गुजरा है कोविड-19 में, उसके लिए तो उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो ये सही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के है। देखो हमारे यहाँ पर नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनने वाली है। ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नई पार्लियामेंट, क्योंकि जो सीटें हैं वो इंक्रीज होने वाली है। इसके अलावा हमारे पीएम का जो आवास है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो आवास है वो नए तरीके से बनेगा, और भी बहुत सारी बिल्डिंग बनेगी इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। अब क्या प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट ने सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया, यूज कर लिया। अब लोगों ने इसके ऊपर कंसर्न क्रिएट कर दिए कि ये तो प्रॉब्लम करेगा, ये तो आप बहुत सारा पैसा लगा रहे हो, एक तो पेंडेमिक चल रहा है और इतना पैसा आप यहाँ यूज कर रहे हो। दूसरा लोगों ने एक जो कंसर्न क्रिएट किया कि तो एनवायरनमेंट को बहुत खत्म करने वाली चीज है। तो देखो सबसे पहली बात है कि जब से इंडिया आजाद हुआ है, एक भी सिटी ऐसी नहीं है जो इंडिया ने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उसको मेंटेन किया हो। एक सिटी है चंडीगढ़, लेकिन अब वर्तमान समय में उसकी भी बहुत सारी समस्याएं निकल करके आ रही है। तो देखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने अप्रूवल दे दिया है कि आप यूज कर सकते हो, आप बना सकते हो। तो इसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात नहीं की गई है, इसमें बताया गया है कि ये जो वर्डिक्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों उठा, आप उस पे काम कीजिए, वो जो की क्वेश्चंस है ना उन पे काम कीजिए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप सामने लेकर के आओ तो उनके ऊपर कोई भी रोक ना लग सके, कोई भी जो प्रोजेक्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट ना जाए। सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो ना तो आप कंसर्न क्रिएट कीजिए। सबसे पहले गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नीचे भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उन सबसे कंसल्ट कीजिए। दूसरा, आप जैसे यहाँ गवर्नमेंट है और भी आपके जो पैरेलल में जो बहुत सारी चीजें जैसे हमारे पीपल्स हैं, नॉर्मल पीपल्स हैं, उन सबसे आप कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत कम हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है कि देखो गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट जब भी कोई अपना नया प्रोजेक्ट लेके आती है तो जो बड़े बड़े जो डेवलपर हैं डायरेक्ट उनको बुलाती है, कुछ अपने रेस्ट्रिक्शंस लगाती है कि इतना उनका काम होना चाहिए, इतना जो प्रोजेक्ट है, जो बिड है, वो एक लेवल डिसाइड करती है। तो हमारे इंडिया में बहुत छोटे डेवलपर भी हैं। आप आइडिया की बात मत कीजिए, आइडिया की बात कीजिए, पैसे की बात मत कीजिए। इस आर्टिकल में बोला गया है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सबको अपने यहाँ इनवाइट करना चाहिए। हो सकता है बहुत छोटा डेवलपर हो लेकिन उसका माइंड जो है वो बहुत एक्टिव हो, बहुत क्रिएटिव हो, गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसा काम लेकर के आए जो बहुत ज़्यादा शानदार हो। तो गवर्नमेंट को जो ये बैरियर क्रिएट करती है ना वो नहीं करना चाहिए। इसी तरीके की जो प्रोजेक्ट है, जैसे आंध्र प्रदेश की जब राजधानी बनाने की बात की जा रही थी तो चंद्रबाबू नायडू ने डिक्लेयर किया था किसको, अमरावती को। लेकिन जब जगन मोहन रेड्डी की जो नई सरकार आई उसने बाद में डिक्लेयर किया कि नहीं 3 राजधानी बनाई जाएंगी। तो पहले उन्होंने, जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने ना केवल राजधानी डिक्लेयर की थी बल्कि लोगों को प्रोजेक्ट के लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए थे। तो इससे क्या होगा कि बाद में आप पहले किसी को डेवलपर को दे रहे हो, बाद में किसी और को दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे गलत होगा। लोगों के मन में जो बाहर की जो कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आती हैं उनके माइंड में क्लियर ही नहीं होगा। उनके माइंड में उनको तो ये लगेगा ना कि यहाँ तो जैसे ही सरकार बदलती है वैसे ही नीतियां बदल जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सेंट्रल विस्टा वर्डिक्ट आया है ना, इससे जो क्वेश्चंस उठे हैं उनके ऊपर काम करना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में जब भी आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट लेकर के आओ तो उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो ये अमरावती की यहाँ पर बात की गई है, तो प्लानिंग के साथ में बात करनी है। आगे आने वाले समय में कुछ भी इस प्रोजेक्ट से कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, उस सबके ऊपर ध्यान देना है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था।